नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। इस चैप्टर में हम भारत के बारे में मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बिंदु में बात की गई है भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में, जिसमें भारत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और इसके अलावा स्थल रूपों के बारे में भी हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे बिंदु में बात की गई है भारत की स्थिति को लेकर के कि भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है, इसकी वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। कर्क रेखा जो कि भारत देश से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा की गई। चैप्टर में ज्यादा डिटेल में चैप्टर में जानकारी नहीं दी गई, बट हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, ये चैप्टर उन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एमसीक्यू टाइप प्रश्न आने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में टू द पॉइंट फैक्चुअल जानकारी ज्यादा दी गई है और फैक्ट के आधार पर ही एमसीक्यू टाइप प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें फैक्ट पे आधारित प्रश्न आने वाले हैं। ओके, तो हम यहां पर 7 देशों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे यहां पर डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं यहां पर हर देश को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बात की गई है भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन को लेकर के, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और 5वां पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो है भारत का भौतिक विभाजन। देखो, भौतिक विभाजन का अर्थ है कि भारत में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, फिर भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हिमालय हो गया, मरुस्थल है, पठार है, उत्तरी मैदान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह, इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर में डिटेल में इनके बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल यहां पर इन सभी के बारे में बेसिक बातें बताई गई हैं, लेकिन जब हम क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मरुस्थल है, पठार है, या फिर हिमालय है, या द्वीप समूह, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की गई बारीकी से। ये चैप्टर बेसिक कंप्लीट करने के लिए है, बेसिक बातें ज्यादा दी गई हैं। तो जिन लोगों का बेसिक बहुत ही कमजोर है वो लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और चूंकि मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, इसलिए पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आया हूं, और उसके साथ ही साथ कुछ एडवांस चीजें भी हम इस चैप्टर में बताएंगे, जो कि आपको नोट करते हुए चलना है। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और एक एक पॉइंट जो हम आपको बताते चले उसको नोट करते चलना। और साथ ही साथ जिन्होंने चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। और जिन लोगों को हमारी इन क्लासेस के पीडीएफ चाहिए है, नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। देखो, ज्योग्राफी के 2 टाइप के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और एक आपको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओल्ड सिलेबस वाले जो नोट्स हैं उसमें 2 चैप्टर ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप ओल्ड सिलेबस के नोट्स लीजिएगा, और जो जिन शिक्षक भर्ती है या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करें वो लोग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वाले नोट्स ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हाँ, दोनों की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको लिखा मिल जाएगा डाउनलोड नोट्स पीडीएफ। ठीक है, एक जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके आगे न्यू सिलेबस लिखा होगा और ओल्ड सिलेबस के आगे ओल्ड सिलेबस वाला लिखा होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला बिंदु हम शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के भौगोलिक विस्तार को। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, हम सभी जानते हैं। अच्छा, भौगोलिक विस्तार का अर्थ क्या होता है जानते हो? जैसे कि आप अगर हमारे भारत देश में देखोगे तो हमारे उत्तरी इलाके में अगर आप देखो, एक बार दिशाओं को हम डिस्कस कर लेते हैं मैप के माध्यम से, तो उत्तरी इलाका आपका ये वाला है, दक्षिणी इलाका आपका ये वाला है, ठीक है, और पूर्वी इलाका आपका ये वाला है, ठीक है, पूर्वी, और पश्चिमी इलाका ये वाला, ठीक है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आप अगर हमारे भारत देश के उत्तरी इलाके में देखोगे यहां पर, तो आपको यहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर आप हमारे भारत देश के पश्चिम में देखोगे तो यहां पर आपको अरब सागर देखने को मिलता है, पूर्व में आपको देखने को मिलती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और अगर आप दक्षिण में देखोगे तो यहां पर आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। इस तरह से अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो हर तरफ एक अलग प्रकार की भौगोलिक आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हमारा भारत देश एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। और ऐसा कोई भी देश जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने लिखा देखा होगा भारतीय प्रायद्वीप शब्द। ठीक है, तो देखो, हमारे भारत देश को अगर आप देखोगे तो ये एक तरफ आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व और दक्षिण, 3 तरफ से हमारा देश जल से घिरा हुआ है। इस वजह से हमारे देश को भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मुख्य रूप से पॉइंट पर और यहां पर इस चीज को डिस्कस करते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक
भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, ठीक है, हमने देख लिया। पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर अरब सागर आपको मिलेगा, ठीक है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी, ऊपर आपको हिमालय, ठीक है। और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों से लहराते हैं, यहाँ पर आपको हिंद महासागर मिलेगा। अच्छा, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। इस चीज को हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देखो, जो देश या फिर जो स्थल चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं द्वीप समूह, ठीक है। जैसे कि आप अंडमान निकोबार देखो, उसे द्वीप समूह कहा जाता है। लक्षद्वीप, उसे भी द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा एरिया जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होगा उसे कहा जाएगा द्वीप, ठीक है। लेकिन ऐसा एरिया जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, ठीक है, याद रखना। अब अगर भारत के बारे में और विस्तार से बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। वहीं अगर हम लद्दाख से और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार की बात करें, एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखो हमारे भारत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उत्तर में अगर आप देखो तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये लद्दाख वाला, ठीक है। लद्दाख से और नीचे कन्याकुमारी यहाँ तक की अगर आप विस्तार की बात करो तो ये आपको मिलेगा 3,200 किलोमीटर, ठीक है। 3,200 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का हमारे भारत देश का विस्तार है। अब ये तो हो गई हमारे भारत देश की उत्तर से दक्षिण की ओर का विस्तार, या फिर हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर का विस्तार, ऊपर लद्दाख से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक का। लेकिन हमारे भारत देश का ऐसा भी तो विस्तार है, ठीक है। इधर आपको पूर्व मिलेगा, इधर आपको पश्चिम मिलेगा। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा 2,900 किलोमीटर, ठीक है। 2,900 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है और 3,200 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का विस्तार है भारत का, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। वही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, ऊपर उत्तर में लद्दाख और नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी, ठीक है। एंडिंग पॉइंट आपको कन्याकुमारी मिलता है। यहां तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, 3,200 किलोमीटर, ठीक है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला सबसे पॉइंट आपको अरुणाचल प्रदेश मिलता है और इधर वाला सबसे जो एंडिंग पॉइंट है वो है कच्छ, ठीक है। गुजरात में कच्छ मिलता है। हाँ, तो कच्छ तक इसका विस्तार जो है 2,900 किलोमीटर तक है। यहाँ से यहाँ तक का 2,900 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का विस्तार जो कितना है 3,200 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी नोट कर लीजिएगा कि हमारे भारत देश का सबसे उत्तरी इलाका जो ऊपर माला मिलता है वो लद्दाख है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी इलाका है कन्याकुमारी। प्रश्न आ जाते हैं। और सबसे पूर्वी इलाका आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी इलाका मिलता है कच्छ, जहाँ पर नमक वगैरह ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है ऊंचे ऊंचे पर्वत। अगर आप हिमालय श्रृंखला में देखोगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे। भारतीय मरुस्थल कहां पर? राजस्थान साइड में। हम एक बार मैप में देख लेते हैं, यहां पर आपको मरुस्थल ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भारतीय मरुस्थल और कहां पर? और पर्वत, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी मैदान, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहां पर आपको मैदानी इलाका ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा असमान पठारी सतह, ठीक है। पठार आपको दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कहां कहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा तटीय भाग कहां पर होते हैं? भारत देश का ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी तट के पास में ये वाला जो इलाका है ये आपको देखने को मिलता है तटीय मैदान, ठीक है, इतना। और यहां पर भी इतना मैदान। तो ये जो मैदान आपको देखने को मिला ये आपका तटीय मैदान है, इधर भी, ठीक है। तो तटीय मैदान। इसके अलावा द्वीप समूह हमारे भारत देश में एक यहां पर है जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप, और एक यहां पर आपको देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते। तो हमारे यहां पर अगर आप देखो पूरे विश्व में अगर आप किसी भी देश को उठाकर देख लो, इतने प्रकार की आकृतियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ पर ऊंचे पर्वत भी हैं, मरुस्थल भी है, उत्तरी मैदान भी है, पठार भी हैं, ठीक है। इसके अलावा तटीय भाग भी मिलते हैं, द्वीप समूह भी मिलते हैं। दुनिया में जितने प्रकार के स्थल हैं सारे के सारे भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी देश में घूमने के लिए जाना है जहां पर आपको हर प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिल जाए तो भारत में आइए। गर्मी देखनी है आप दक्षिण भारत में आ जाओ, सर्दी देखनी है हिमालय साइड में चले जाओ, शिमला साइड में चले जाओ। इसके अलावा अगर आपको बरसात वगैरह ज्यादा देखनी है तो पूर्वी इलाके में चलिए। हमारे यहाँ पर देखो हर प्रकार का क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे भारत देश के स्थल रूप हैं जो कि हमारे भारत देश में विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ पर जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी। आप जलवायु को अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर जलवायु हर प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। हमारे की जलवायु बहुत ही डिफरेंट है। इसके अलावा वनस्पति की अगर देखो, जलवायु के ऊपर क्लास 9th में डिटेल में एक चैप्टर दिया गया है, उसमें हम जलवायु को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वनस्पति की बात की जाए तो देखो हमारे भारत में अगर आप इलाज भी देखोगे ना तो
प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी औषधियों के माध्यम से किया जाता था, जिसे हम कहते हैं आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा जो है वो वनस्पतियों के ऊपर ही निर्भर था, इसलिए हमारे देश में हर प्रकार की वनस्पति हमेशा से पाई जाती रही है। वन्य जीवों की बात की जाए तो आप हमारे भारत देश में अगर आप देखो तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लगभग सभी दुनिया में जितने देखने को मिलते हैं भारत में देखने को भी मिलते हैं। भाषा की अगर बात की जाए, आप गुजरात में चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, ठीक है, आपको कहा जाता है, जब मैं पॉलिटी के नोट्स बना रहा था, ठीक है, पॉलिटी की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास आई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है। और कल से हम क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 7 की हिस्ट्री भी। हाँ, तो अगर हम भाषा की बात करें तो पॉलिटी की क्लास में बताया गया है, एनसीईआरटी पॉलिटी में कहा जाता है कि हमारे भारत देश में 1600 से अधिक भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। अब इमेजिन करके देखो, एक व्यक्ति या फिर एक देश जिसके अंदर 1600 से अधिक भाषाएं देखने को मिलती, वहां पर कितनी अधिक विभिन्नता होगी। ठीक है, तो भारत में भाषा को लेकर बहुत अधिक विभिन्नताएं। एंड अगर संस्कृति की बात की जाए तो दुनिया में जितनी पॉपुलर संस्कृतियां हैं, ठीक है, देखो भारत की संस्कृति उनमें सबसे टॉप पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत का जो कल्चर है वो भी सबसे अलग है। तो हमारे यहाँ पर संस्कृति को लेकर देख लो, भाषा को लेकर देख लो, वन्य जीव हैं, वनस्पति है, जलवायु है, या फिर हम स्थल रूपों की बात करें, हर प्रकार से आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो हमारे यहाँ का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, वो काफी बड़ा है, जो कि भारत में आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर के, जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। चैप्टर नंबर 2 में हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ा था, हम सभी लोग जानते हैं, बट एक बार रिवीजन के लिए हम ब्लैंक पेज पे चलते हैं और इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था, हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं हैं जिन्हें अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये जो रेखाएं डिग्री में सबसे मिडिल लाइन जो इसको कहा जाता है विषुवत वृत्त। क्या कहा जाता है? इस विषुवत वृत्त। ठीक है, ये 0 डिग्री की लाइन है। 0 डिग्री की लाइन के बाद में यहाँ पर 1 डिग्री की लाइन है, फिर 2 डिग्री की लाइन है, फिर 3 डिग्री की लाइन है, ऐसे कई सारी लाइनें जाती हैं जो कि 90 डिग्री तक जाती है। 90 डिग्री वाला एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से नीचे भी आती हैं। तो ये 0 डिग्री की लाइन है, इसके इधर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और इधर वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री की लाइन है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, हमने इतनी चीज यहां पर देख ली। अच्छा, अगर हमारे भारत की बात की जाए कि भारत कहां पर पाया जाता है, तो हमारा भारत पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। एक बार हम इस चीज को फिर से मैप बना लेते हैं। पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी बनाने के बाद में हमारी ये मिडिल लाइन हो गई। ठीक है, मिडिल लाइन बना देते हैं, ये मिडिल लाइन हो गई। हमारा भारत देश जो पाया जाता है कुछ यहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हम इससे कैसे डिसाइड करें कि भारत का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, एंडिंग पॉइंट कहां पर है? तो यहां से एक रेखा गुजरती है यहां से। ठीक है, जो कि रेखा है कितने डिग्री की? 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा है। 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा, यहां से भारत स्टार्ट हो जाता है और ऊपर जाते जाते यहां से एक रेखा गुजरती है जो कि है 37 डिग्री की। कितनी डिग्री की है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री, 1 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट की रेखा है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अक्षांश से अगर प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, देखो अक्षांशीय विस्तार 2 प्रकार से है। हमारा भारत देश तो आपने देख लिया यहां से यहां तक आता है। ठीक है, हम बी शेप में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भारत देश है। लेकिन भारत के पास में द्वीप समूह भी हैं, जो कि आप देखोगे अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब भारत की जो मुख्य भूमि वो तो यहां शुरू होती है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का ही भाग है वो यहां से शुरू हो जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से। तो यहां पर 2 प्रकार से प्रश्न बनता है। अगर प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, या भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। क्योंकि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए हम उत्तरी अक्षांश लगाते हैं, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाता तो हम दक्षिणी अक्षांश लगाते हैं। ठीक है, हमारा भारत देश स्टार्ट भी उत्तरी अक्षांश में होता है और एंड भी उत्तरी अक्षांश में होता है। ठीक है, इसलिए अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाती है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, केवल भारत का, तो देखो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी जो स्थल है वो भारत देश से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए भारत की मुख्य भूमि का ये भाग नहीं है।
इसलिए जब प्रश्न आए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो हम 8 डिग्री 4 मिनट से ही बताएंगे। ठीक है, दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है, इस पर कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर हमने देख लिया अक्षांशीय विस्तार, अभी इसको हम फिर से लिखित रूप में डिस्कस करेंगे। लेकिन केवल अक्षांशीय विस्तार नहीं होता है, हमारे भारत देश का या फिर किसी भी देश का देशांतरी विस्तार भी होता है। हमने देशांतरी रेखाओं के बारे में भी पढ़ा है। हमारी पृथ्वी बन गई, पृथ्वी में अगर देशांतरी रेखाओं की बात की जाए तो हमारी देशांतरी रेखाएं कुछ इस प्रकार से जो कि खड़ी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से देशांतरी रेखाएं आपको देखने मिलती हैं। बीच में 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री की लाइन के बाद में से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं इधर देखने को मिलेंगी और इसी प्रकार की रेखाएं आपको इधर भी देखने को मिलेंगी, जो कि हमने चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो आपको ये 0 डिग्री की लाइन देखने को मिलती है, 0 डिग्री की लाइन के इधर वाले भाग को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और इधर वाले भाग को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, हमारा भारत जो है कुछ यहां पर पाया जाता है, इसलिए हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो आपको देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है, यहां इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे एक रेखा गुजरती है, एक मिनट, एक रेखा गुजरती यहां से। ठीक है, जो कि जहां से भारत शुरू होता है, ये रेखा गुजर गई, यहां से भारत शुरू होता है। ठीक है, यहां से भारत शुरू होता है, हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को बना लूँ। हमारा भारत देश यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है। तो देखो देशांतरी विस्तार जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो भारत यहाँ शुरू होता है और यहाँ से जो लाइन गुजरती है वो है 68 डिग्री और कितने मिनट की, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होती रेखा। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से शुरू होती है और यहाँ से रेखा गुजरती है। ठीक है, जो कि ऐसी रेखा आती है। ये जो रेखा गुजरती है ये रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, कितनी, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का अगर बात की जाए देशांतरी विस्तार की तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको भारत का देशांतरी विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने रफली इन चीज़ों को समझ लिया। अब हम आ जाते हैं अपने लिखित रूप में, यहाँ पर हम इन चीज़ों को डिटेल में समझ लेंगे। तो देखो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हमने अभी देखा था। ठीक है, और कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपको देखने को मिलती है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, इसके अलावा विषुववृत्त, मकर रेखा, इसके अलावा और भी रेखाएं थी जिनके बारे में चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं डिस्कस किया है तो जाकर के चैप्टर नंबर 2 में इन रेखाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, देश के, हमारे भारत देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले गुजरात आपको मिलता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 के 8 राज्यों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य आपके सामने दिए गए, याद कर लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी अक्षांश की बात की जाए, दक्षिणी अक्षांश की बात की जाए तो वहां पर आपको मकर रेखा देखने को मिलती है। ठीक है, हम एक बार पृथ्वी बना लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी विषुववृत्त जो कि 0 डिग्री पर है। यहाँ पर आपको एक रेखा देखने मिलती है और एक रेखा आपको यहाँ पर देखने मिलती है। दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री पर हैं। इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। और यहाँ पर आपको जो रेखा मिलती है इसको कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। तो ये जो भारत है हमारा, भारत हमारा कुछ यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सामने उधर बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। ये जो कर्क रेखा है भारत देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत का आधा भाग ऊपर आपको देखने को मिलता है, आधा भाग नीचे। यहाँ से भारत शुरू हो जाता है। ये जो पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होती है। ये जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट का है। ठीक है, और इसके बाद में ऊपर तक जाता है। ये जो रेखा यहाँ से गुजरती है, ये 37 डिग्री 6 मिनट की रेखा आपको देखने को मिलती है। तो हमने कर्क रेखा की बात कर ली। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण यानी कि नीचे, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप भारत की मुख्य भूमि का विस्तार देखोगे तो जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर आपको देखने को मिलेगा। 2 प्रकार से यहां पर प्रश्न बनेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताइएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहां पर बनेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, देखो यहां पर मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो मुख्य भूमि पर तो 2 प्रश्न बन सकते हैं।
पहला प्रश्न, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है? ठीक है। दूसरा प्रश्न बनेगा भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं लगाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न बनेगा भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है। तो देखो अक्षांशीय विस्तार या तो आएगा या तो दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर का अगर विस्तार पूछा जाए तो मान लेना कि भाई आपको अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है। ठीक है। वहीं अगर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार पूछ लिया जाए, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है, तो यहां पर आपको देशांतरी रेखाओं के बारे में बताना होगा। बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है, बट ज्यादा आप यहां पर टेंशन मत लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो हमारी ये पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी पर अगर आप दिशाओं की बात करो तो ये आपको मिलती है दक्षिण, एक मिनट, ये आपको मिलती है उत्तरी इलाका। ठीक है। ये आपको मिलता है उत्तर, ये मिलता है दक्षिण, ये मिलता है पूर्व, ये मिलता है आपको पश्चिम। अगर बात की जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का विस्तार कितना है, तो आप अक्षांश रेखाओं के बारे में बताओगे। अगर बात की जाए पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार कितना है, तो आप देशांतर रेखाओं के बारे में बताओगे। ठीक है। 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहां पर कभी कभी ऐसे आ जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपका जो ये वाला विस्तार है वो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में। अगर प्रश्न किया जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो आप ये वाला बताओगे। ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला विस्तार। ठीक है। जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में भारत पाया जाता है। ठीक है। ये आप यहां पर याद रखना। हाँ, इसमें मुख्य भूमि और मुख्य भूमि नहीं आए तो वो 2 चीजें आप याद रखना। अगर प्रश्न आता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। अगर प्रश्न आता है कि भारत का विस्तार कितना है, मुख्य भूमि शब्द का यूज ना हो, तो आप कहना 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ठीक है। ये 2 चीजें आप यहां पर याद रखना। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण हमारे भारत देश का अगर आप देशांतरी विस्तार देखोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपको विस्तार देखने को मिल जाएगा। अब चूंकि इतना लंबा विस्तार हमारे भारत देश का है, तो यहां पर आपको 29 डिग्री का विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और हमने जब चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था तो हमने बात की थी वहां पर कि जो भी समय निर्धारित किया जाता है वो देशांतरी रेखाओं के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है। जो देशांतरी रेखाएं हैं ये किसी भी स्थान का समय निर्धारित करने में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें? सूर्य के प्रकाश में, फिर सूर्योदय में। जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं हमारा ये भारत है। ठीक है। तो भारत का अगर आप यहाँ से यहाँ तक का विस्तार देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा 29 डिग्री का। ठीक है। 29 डिग्री का। अब 29 × 4 अगर आप कर दोगे तो लगभग आपको 120 मिनट देखने को मिलेगा। लगभग में हम कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है। बट हम 120 मिनट मान लेते हैं क्योंकि 3 चक्कू 12 120 मिनट है। 116 मिनट के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो हम लगभग मान लेते हैं 2 घंटे का। ठीक है। 2 घंटे का। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य का उदय होता है 5 बजे। ठीक है। और यहाँ पर होता है कितने बजे? यहाँ पर होता है 7 बजे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो भारत का विस्तार है वो है कितना? 29 डिग्री का। ठीक है। 29 डिग्री का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा और जब पृथ्वी 29 डिग्री घूमेगी उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ता है वहाँ पर सूर्योदय पहले होता है। आपने कभी कोई सुना होगा कि भारत में जो तो सूर्य मतलब दिन है तब अमेरिका में रात है, या फिर यहाँ पर दिन है तो वहाँ पर रात है, वहाँ पर रात है तो यहाँ पर दिन है, ऐसे आपने कभी कभी सुना होगा। तो ये देशांतरी विस्तार की वजह से होता है। ठीक है। आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है? कहा ही जा रहा है कि पश्चिम में गुजरात अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एरिया पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। एक मिनट, पश्चिम में गुजरात ये है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश ये है। ठीक है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। ठीक है। अगर आप गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो लगभग 2 घंटे पहले वहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये स्थान जो है
29 डिग्री आगे, इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश पहले प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए देखो अगर हम यहाँ के मानक समय को यहाँ पर जब 5 बजे, इसीलिए पूरे देश में 5 बजेंगे, अगर हम ऐसा निर्धारित कर देते तो ये गलत होता है। इसलिए क्या किया गया, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया। ठीक है, एशिया उत्तर को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, इसे कभी कभी IST भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसे इसका नाम दिया गया है। ठीक है, IST। तो भारत का मानक समय जो रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थान पर। ठीक है, जो कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अब मान लो कि इस रेखा की जगह यहाँ के स्थानीय समय को पूरे भारत देश का मानक समय मान लिया जाता कि जब यहाँ पर सूर्योदय होगा तो यहाँ पर 5 बजेंगे और उसी टाइम पर पूरे देश में 5 बजेंगे। तो भाई यहाँ पर तो 2 घंटे बाद में सूर्योदय होता। ठीक है, अब मान लो कि ऑफिसों का टाइम है कि 9 बजे ऑफिस सारी खुल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय होगा, ये 5 बजे उठ जाएगा और उठने के बाद में ये क्या करेगा, आराम से तैयार होकर खेलता कूदता हुआ ऑफिस पहुंच जाएगा 9 बजे, क्योंकि इसके पास में 4 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, 7 इसके पास में केवल 2 घंटे का टाइम है उठ करके नहा धोकर रेडी होकर के ऑफिस जाने में। तो इससे क्या होता कि पूरे भारत देश में स्थिति जो है वो बिगड़ जाती। इसलिए क्या किया गया, जो भारत के मध्य भाग से रेखा गुजर रही थी उस रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया। ठीक है, इसलिए जो रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की जो स्थानीय समय है उसी को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, जो देश जिन देशों का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है, मान लेते हैं जैसे भाई आपके सामने मिलता है अमेरिका, तो अमेरिका में आपको 11 मानक समय देखने को मिल जाएंगे, 1 2 11 सुइयां देखने को मिल जाएंगे, 11 घड़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं फ्रांस में 12, रूस में 11, कनाडा में 6। तो ऐसे जिन देशों का देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है वहां पर आपको 1 से अधिक मानक समय देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वही कहा जा रहा है बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ऐसा ठीक है विस्तार अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। अब मान लो हमारे भारत देश का तो केवल 29 डिग्री ही था, 2 घंटे का अंतर देखने को मिल रहा था, तो हमने बीच की रेखा को मान लिया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि मतलब हमारे भारत देश में जो देशांतरी विस्तार है वो 90 डिग्री होता, अगर 90 डिग्री होता 90 × 4 करोगे तो 9 × 36 घंटे का आपको अंतर देखने को मिलता। 1 मिनट 36 घंटा नहीं 36 360 मिनट। ठीक है, 360 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता। ठीक है, और 360 मिनट अगर आप इसको 60 से बात करोगे तो लगभग 6 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता। ठीक है, 6 घंटे का अंतर देखने को मिलता कि 6 घंटे पहले यहाँ पर सूर्योदय होता, 6 घंटे बाद में यहाँ पर, तो ऐसा अंतर ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो ऐसे देश जिनका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है वहाँ पर 1 से अधिक मानक समय माने जाते हैं। जैसे कि अमेरिका को आप देखो तो देशांतरी विस्तार उसका बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर 11 मानक समय है, फ्रांस में 12, रूस में 11, ठीक है, कनाडा में 6। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इसको डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। हाँ, हमने यहाँ पर 2 चीज़ों को डिस्कस कर लिया, एक हमारे भारत देश का भौगोलिक विस्तार, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया था। फिर हमने बात की भारत की स्थिति को लेकर के, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, एक मिनट वो तो वहीं पर देख लिया था। भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत की कर्क रेखा, ठीक है, इसके अलावा टाइम जोन वाली रेखा को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, तो आप लोग लाइक कर दिया करो। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है जो हमारे वीडियो में बहुत अधिक लाइक आते हैं। ठीक है, तो लाइक करके और कमेंट जरूर किया करो आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आपको मोटिवेट कैसे कर पाएंगे। अगर आप मोटिवेट होना चाहते हो तो हमें मोटिवेट करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के पास में अगर आप अभी स्थलीय सीमा को देखोगे, ठीक है, स्थलीय सीमा, वैसे देखो एक श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, बट इसके साथ में हमारा जो स्थलीय सीमा है वो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होती। ठीक है, भारत के साथ में हमारी जो जमीनी इलाका है, श्रीलंका के साथ में वो नहीं लगता है, यहाँ पर हमारी समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, समुद्री सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है। लेकिन अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में जुड़ी है। इनमें पहले नंबर पर चीन आता है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 7 देश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी देशों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं। तो देखो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में लगती है। किस देश के साथ में? बांग्लादेश के साथ में, जो कि आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। अच्छा, यहाँ पर अगर आप NCERT में देखोगे तो छू करके छोड़ दिया गया है, ये क्यों नहीं बताया गया कि भाई किस देश के साथ में कितनी लंबी सीमा हम साझा करते हैं। ये मुझे याद है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, भारत देश 7 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इन 7 में से सबसे बड़ी, सबसे लंबी सीमा
साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। कितनी लंबी? तो बांग्लादेश के साथ में हमारा भारत देश 4096 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। कितनी? नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ में, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चीन के साथ में। पहले तिब्बत भी था, ठीक है, बट तिब्बत का मतलब चीन ने अब इसको अपने कब्जे में कर लिया है। तिब्बत अब चीन का हिस्सा है, चीन देश का हिस्सा है, तो अब तिब्बत को हम नहीं गिनते। इस हिसाब से अगर आप देखो तो चीन भारत का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, और इस हिसाब से चीन भारत के साथ में 3900 कितना 3916 किलोमीटर, ठीक है, 16 ही है, नहीं 17, ठीक है 17, 3917 किलोमीटर सीमा साझा करता है चीन भारत के साथ में। तीसरे नंबर पर जो देश आता है वो है पाकिस्तान, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीन है, ये आपका बांग्लादेश है, और ये आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान भारत के साथ में 310 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितने? 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है पाकिस्तान भारत के साथ में। इसके बाद में जो आता है पाकिस्तान के बाद में वो है नेपाल। नेपाल आपको ये देखने को मिलता है, और नेपाल भारत के साथ में सीमा साझा करता है 1752 किलोमीटर। कितने? 1752 किलोमीटर, ठीक है, 1752 किलोमीटर सीमा साझा करता है नेपाल भारत के साथ में। नेपाल के बाद में जो देश आता है वो है आपका म्यांमार। म्यांमार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपका म्यांमार रहा। म्यांमार भारत के साथ में मात्र 1458 किलोमीटर, ठीक, कितना 1458 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये सभी नोट कर लो, मैं अभी हटा दूंगा, ठीक है। तो जो आपको नेपाल नहीं, म्यांमार है, हाँ, म्यांमार जो है भारत के साथ में 1458 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर, फिर आपको मिलता है चीन जो 3917 किलोमीटर, फिर आपको मिलता है पाकिस्तान जो 3310 किलोमीटर, फिर आपको मिलता है नेपाल जो आपको 1752 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ में, फिर आपको मिलता है म्यांमार जो 1458 किलोमीटर भारत के साथ में सीमा साझा करता है। फिर आपका आता है भूटान, जो कि आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? भूटान देश है आपका, ये छोटा सा देखने को मिल रहा है। भूटान भारत के साथ में जो सीमा साझा करता है वो मात्र 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर भूटान भारत के साथ में सीमा साझा करता है। भूटान के बाद में अगर कोई देश आता है तो वो आपको देखने को मिलता है कौन सा? एक ही मात्र बचा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ में बहुत ही कम सीमा साझा करता है। यहाँ पर अगर आप बहुत ही बारीकी से देखोगे तो मात्र 80 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ में। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि बांग्लादेश भारत के साथ में 80 किलोमीटर सीमा साझा करता है, भूटान 887 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, फिर आता है चीन जो 3917 किलोमीटर, फिर आता है आपका पाकिस्तान जो 3310 किलोमीटर, फिर आता है आपका नेपाल जो 1752 किलोमीटर, फिर आता है आपका म्यांमार जो आपको मिलता है 1458 किलोमीटर, ठीक है। बाकी दो ये लिखे हुए हैं, तो आई होप कि ये आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे भारत देश के ऐसे राज्य जो कम से कम 2 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो राज्यों का हम अलग मैप लेकर के आए, ये वाला, वो भी हम बाद में देखेंगे, पहले लिखित रूप से देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख राज्य जो कम से कम 2 देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं, उनमें सबसे पहले देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर शब्द का यूज़ किया गया, बट अब जम्मू कश्मीर नहीं है, ये पुराने हिसाब से लिखा है, ठीक है। हम यहाँ पर एडिट कर देंगे, यहाँ पर लद्दाख होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारा भारत देश का नया नक्शा देखोगे तो जो नए नक्शे में अब आपको ये लद्दाख देखने को मिलता है। ये पहले इतना पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, बट पाकिस्तान ने क्या किया था, पूरे विश्व में कश्मीर कश्मीर करके बवाल मचा दिया। हमारे मोदी जी ने कश्मीर का नाम बदल के लद्दाख कर दिया, और जो जम्मू वाला इलाका था उसका नाम रख दिया जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू का नाम रख दिया जम्मू कश्मीर, और जो कश्मीर वाला एरिया था पूरा का पूरा इतना, ठीक है, जम्मू कश्मीर था, तो कश्मीर वाले एरिया को नाम दे दिया लद्दाख, ठीक है। अब चिल्लाओ जाके लद्दाख लद्दाख चिल्लाओ, कश्मीर नाम पॉपुलर था, लद्दाख कोई जानता ही नहीं, ठीक है। तो अब लद्दाख को पॉपुलर करने में तुम्हें टाइम लगेगा, तब तक हम कश्मीर ले लेंगे, मोदी जी ने ये कहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब लद्दाख इसका नाम है, पहले ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर था। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, पहले एक राज्य के रूप में था, ठीक है, बट अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर जो अगर आप देखोगे, पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख। लद्दाख जो है एक चीन के साथ में सीमा साझा करता है इधर, ठीक है, इधर पाकिस्तान के साथ में, और इधर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलता है। 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है आपका लद्दाख, ठीक है। पहले ये लद्दाख नहीं था, पहले ये था आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था। तो यहाँ पर जरा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान इन 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। फिर आपको मिलता है उत्तराखंड जो कि नेपाल और चीन के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। मैप में देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ मैप में देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपको मिलता है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड नेपाल और चीन इन दो देशों के साथ में सीमा साझा करता है। वही हिमाचल प्रदेश जो है केवल चीन के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है सिक्किम। अगर आप सिक्किम देखोगे तो इधर भूटान और इधर नेपाल और इधर मिलता है आपका चीन, इन 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। इसके बाद में अगर आप वेस्ट बंगाल को देखोगे, जिसे हम पश्चिम बंगाल भी कहते हैं, ये इधर देखो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है, इधर नेपाल के साथ में सीमा साझा कर रहा है और इधर भूटान के साथ में। तो 3 देशों के साथ में वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लद्दाख की बात की, यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिया गया, बाद में हम एडिट कर देंगे, पीडीएफ में आपको एडिटेड मिलेगा। फिर आपका उत्तराखंड मिलता है जो कि नेपाल और चीन के साथ में। फिर आपको मिलता है सिक्किम जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सीमा साझा करता है। फिर आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में देखने को मिलता है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, ये, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखोगे तो ऊपर चीन हो गया, इधर आपको म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है 2 देशों के साथ में, और इधर आपको भूटान भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चीन, भूटान और म्यांमार, इन 3 देशों के साथ में अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है। फिर अगर असम की बात की जाए तो भूटान और बांग्लादेश इन 2 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। असम कहाँ पर है, ये वाला आपका पीला वाला एरिया असम का है, ठीक है। तो इधर देखो भूटान के साथ में और इधर आपको मिलता है ये छोटा सा, यहाँ पर साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। तो 2 देशों के साथ में ये आपका असम भी सीमा साझा करता है। फिर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 2 देशों के साथ में मिजोरम भी सीमा साझा करता है। इस हिसाब से अगर आप देखो मिजोरम आपका ये वाला, ठीक है, कहाँ पर, ये, ठीक है। इधर भी सीमा कनेक्ट हो रही है और उधर भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। बाकी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 2 देशों के साथ में केवल एक देश के साथ में सीमा साझा करता है, जैसे कि आप राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, पंजाब देख लो, जम्मू देख लो, ठीक है, जम्मू कश्मीर देख लो। इसके अलावा आप देखोगे इधर और भी राज्य हैं, ठीक है, जो कि आपको जिसमें नागालैंड मिलता है जो केवल म्यांमार के साथ में सीमा साझा करता है। और भी राज्य मिलेंगे अगर आप गहराई से देखो, मणिपुर एक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने राज्यों को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो भारत एक विशाल देश है, हम सभी जानते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 और कुछ किलोमीटर है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है। देखो, और भारत के राज्यों की बात की जाए तो राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषा के आधार पर किया गया है। जिस राज्य का देखो, हर राज्य की अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप अगर कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पर अलग भाषा, गुजरातियों का गुजरात हो गया, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक में आपको अलग भाषा देखने मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो हमारे भारत देश में जो आपको राज्य देखने को मिलते हैं उनका विभाजन भाषाओं के आधार पर हुआ। देखो, हमारे भारत देश से जब पाकिस्तान अलग हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी से पहले हमारे यहाँ के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि हम भारत का जैसे आज़ाद होगा भारत, तो हम भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन कर देंगे। लेकिन जब भारत में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो जो खून खराबा हुआ था उससे हमारे प्रधानमंत्री जी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो थोड़े से डर गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर अभी भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो इतना खून खराबा हुआ, अगर हम भाषा के आधार पर विभाजन करेंगे तो फिर से खून खराबा हुआ। तो वो इस बात से पीछे हट गए थे और उन्होंने विभाजन करने से मना कर दिया। फिर एक पोट्टी स्वामी थे जो कि आंदोलन उन्होंने करना शुरू कर दिया, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों के आंदोलन के बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, शायद 56 ही है, आप कंफर्म कर लेना कितने दिन है, ठीक है। आई होप कि 56 ही होंगे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट 56 ही होना चाहिए, ठीक है। आप मान लेते हैं लगभग 2 महीने, ठीक है। तो लगभग 2 महीने तक जब वो आंदोलन पर बैठे रहे, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के साथ में। जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और फिर सभी राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया, ठीक है। एक आयोग का गठन किया गया, उस आयोग ने रिपोर्ट सौंपी केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार ने फिर आगे चल करके अलग अलग राज्यों का गठन कर दिया था, ठीक है। तो राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखो तो सबसे बड़ा राज्य आपको मिलता है राजस्थान। उत्तर प्रदेश को मत मान लेना, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, बट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको मिलता है राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा, ठीक है। अच्छा, आपने कभी एक चीज नोटिस की कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या आपको क्यों देखने को मिलती है? इसके पीछे का कारण ये कि उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मैदान बहुत आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में मैदान तो है बट वो रेतीला स्थान आपको बहुत देखने को मिलता है, वहाँ पर पानी कमी है। उत्तर प्रदेश से नदियां बहुत निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैदान भी बहुत हैं जो यहाँ पर उपजाऊ जमीन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर खेती वगैरह आसानी से हो जाती है, रोजगार भी आसानी से है, यातायात भी आसानी से आ जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में आपको जनसंख्या भी बहुत अधिक देखने को मिलेगी। आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे।
तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, ठीक है। अब जो राज्य हैं उनको जिलों में बांटा गया। हम जिलों की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत के 28 राज्य कौन से हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। देखो हम यहाँ पर एक एक करके सभी राज्यों को बता देंगे जो कि चैप्टर में नहीं दिए गए, बट हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर लिखेंगे और इनको मैप में दिखाने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। आप लिख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से धीरे धीरे हम सभी राज्यों को बताते हैं। तो आपको आंध्र प्रदेश हो गया जिसकी राजधानी अमरावती है, फिर आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, बिहार जिसकी राजधानी पटना है, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी है रायपुर, गोवा जिसकी राजधानी है पणजी, पणजी जिस कभी लोग कभी पंजी पंजी कहते हैं, पणजी है यहाँ पर, पंजी मत कहा करो, ठीक है। ठीक है, पा के बाद में ड़ा और जी, ठीक है, पणजी, ठीक है, पणजी, ये आपका पणजी है, ठीक है, पणजी ऐसे कहा जाता है। तो किसकी राजधानी पणजी है? गोवा की, ठीक है, जो कि सबसे छोटा राज्य है। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ये आपको 28 राज्य देखने को मिलते हैं हमारे भारत देश में। अब आप कहोगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको सबसे पहला प्रदेश देखने को मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह है जो कि अगर आप भारत में देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कहां पर, एक मिनट, ये आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। फिर आपको मिलता है लक्षद्वीप जो कि यहाँ पर है। तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश आप मान लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके मुख्यालय जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर जो कि यहाँ पर आपको छोटा सा ब्लैक पॉइंट के रूप में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में। इसके बाद में आपको मिलता है चंडीगढ़, ठीक है। फिर आपको मिलता है दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव। दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये दोनों संयुक्त कर दिए गए हैं। पहले दादर एवं नागर हवेली जो है वो अलग था और दमन दीव अलग था। ये दादर नागर हवेली वाला इलाका था और ये दमन दीव वाला इलाका था, ठीक है। तो दादरा एवं नागर हवेली और दमन, एक मिनट, इसका नाम बहुत ही शुद्ध याद रखना, दादरा, ठीक क्या है, दादरा, ये है दादरा, ठीक है। दादरा और नगर हवेली क्या है, दादरा नगर, ठीक है, दादरा नगर हवेली। एक तो ये जो कि ये वाला इलाका था, ठीक है, इधर वाला ये वाला इलाका था, और दूसरा ये वाला जो इसको नाम दिया गया था दमन एवं दीव, क्या है, दमन, दमन एवं दीव, ठीक है। तो ये था, तो ठीक है। अभी क्या है, पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बट अभी ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे बट अभी एक ही है। तो हमने कितने डिस्कस कर लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली एवं दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, 3 हो गए। चौथा है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं दिल्ली एनसीआर, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आपको मिलता है लक्षद्वीप जो कि यहाँ पर है, ठीक है, लक्षद्वीप ये वाला आपका ब्लैक पॉइंट में दिया जा रहा है, लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखो तो पुडुचेरी मिलता है, फिर आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख जम्मू कश्मीर ऊपर है, और पुडुचेरी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दिल्ली सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और चंडीगढ़ भी सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के पास में ही आपको देखने को मिल जाता है। तो इतने हमारे भारत देश में क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अच्छा, 2014 के बाद में हमारे देश में जो नए राज्यों का गठन हुआ है उनकी अगर बात की जाए तो हम उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, सच में ये इंपॉर्टेंट है और इनको डिस्कस करना भी चाहिए। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना। आंध्र प्रदेश आपको ये देखने को मिलता है, पहले इतना बड़ा एक बहुत बड़ा राज्य था जो कि काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल था, बट अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 अलग अलग राज्य बन गए। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक है। इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को मोदी जी को बड़ा, मतलब मोदी ने कहा 370 हटाई जाएगी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य के रूप में था, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक राज्य के रूप में था, इसको अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। ऊपर वाला जो कश्मीर वाला इलाका था इसको लद्दाख नाम दे दिया गया और जो जम्मू वाला इलाका था इसको जम्मू एंड कश्मीर नाम दे दिया गया। इस हिसाब से जो पाकिस्तान ने खलबली मचा के रखी थी कश्मीर नाम से, कश्मीर नाम ही गायब कर दिया, उसका नाम कर दिया लद्दाख, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में 9 दिसंबर 2019 को क्या किया गया, जो आपके ये दमन द्वीप वाला इलाका था और दादरा और नागर हवेली वाला जो नगर हवेली वाला इलाका था, इन दोनों को एक कर दिया गया। पहले ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बट अब इनको मर्ज कर दिया गया, इनको एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसका जो मुख्यालय रखा गया वो यहीं पर
कर दिया गया मुख्यालय, ठीक है। जो आपका ये दादर एवं नागर हवेली का मुख्यालय वो है सिलवासा में, जो कि यहाँ पर आपको दमन में देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हमारे पास में अब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमको मिलता है भारत का भौतिक विभाजन। देखो भारत का हमने भौगोलिक विस्तार देख लिया, भारत के हमने पड़ोसी देश देख लिए, भारत की हमने स्थिति देख ली, अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरिक विस्तार देख लिया, भारत के हमने राज्यों को देख लिया। अब भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं, जिसमें भारत में जो भौतिक आकृतियाँ देखने को मिलती हैं उनको समझते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि आपका हिमालय है, हिमालय में ऊँचे ऊँचे शिखर देखने को मिलते हैं। भारतीय मरुस्थल जो कि यहाँ पर, अच्छा मैप में एक बार देख लेते हैं, हम बार बार मैप की ओर नहीं आएंगे। तो हिमालय वाला एरिया आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया हिमालय वाला। हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सबसे ऊपर वाला हिमालय, फिर आपको मध्य हिमालय मिलता है, फिर आपको सबसे नीचे वाला हिमालय मिलता है। अब इसको डिस्कस करेंगे। फिर आपको मिलता है भारतीय मरुस्थल, जो कि ये दिया गया इतना इलाका भारतीय मरुस्थल का है, ठीक है। यहाँ पर भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं। फिर अगर आप देखो तो प्रायद्वीपीय पठार का एरिया जो है हमारे भारत देश में, जो पीला वाला आपको देखने मिल रहा है, ठीक है, ये पीला वाला, ठीक है। जो आपको ऑरेंज कलर का ये दिखाया जा रहा है, ये पर्वतीय इलाका है। जहाँ जहाँ पर ऑरेंज कलर दिया गया है यहाँ पर पर्वत आपको देखने मिलेंगे, बट जहाँ कहीं भी पीला कलर दिया जा रहा है, जैसे कि ये हो गया, ये पठारी इलाका है, ये पठारी इलाका, ठीक है। और जहाँ कहीं पे ग्रीन दिया जा रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये पूरा मैदानी इलाका है। ग्रीन वाला मैदानी इलाका है, पीला वाला यहाँ पर दिया जा रहा है वो पठारी इलाका है। उत्तरी मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको उत्तरी मैदान देखने को मिल जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा पंजाब वगैरह में। इसके बाद में तटीय मैदान की बात की जाए तो तटीय मैदान आपका एक ये है पश्चिमी तट, ठीक है, और ये आपको मिलता है पूर्वी तटीय मैदान। तो 2 प्रकार के तटीय मैदान भी देखने को मिलते हैं। द्वीप समूह की बात की जाए तो एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है, एक आपको मिलता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 2 द्वीप समूह भी हमारे पास में अवेलेबल है, अगर आप इनको डिटेल में समझो तो, ठीक है। अब एक एक करके पहले हिमालय को, फिर हम बात करेंगे मरुस्थल की, ऐसे धीरे धीरे सभी को समझते हैं। तो अगर बात की जाए हिमालय की, ठीक है, तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तरी इलाके में हमारा हिमालय पाया जाता है, ठीक है, हमने भी डिस्कस किया, ये वाला हिमालय है, ठीक है, ये बर्फ से ढका हुआ है। हम सभी जानते हैं हिमालय में ठंड बहुत अधिक पड़ती है, अगर आप हिमालय गए हो तो आपको पता होगा। ये संतरी का कार्य करता है। संतरी का अर्थ होता है वॉचमैन, या फिर हम कह सकते हैं द्वारपाल की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि देखो चीन साइड से आने वाले दुश्मनों से ये हमारी रक्षा करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, साइबेरिया साइड से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो उन हवाओं से भी हिमालय हमारी रक्षा करता। अगर हिमालय ना हो तो क्या हो, हमारे देश में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जा सकता है। साइबेरिया साइड से बहुत ठंडी हवाएं आती है जिनको हिमालय रोक लेता है, जिसके बारे में क्लास 9 में हम डिटेल में आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रृंखलाओं में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहली श्रृंखला मिलती है ऊपर वाली, जिसे बृहद हिमालय कहा जाता है, बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय फिर हिमाद्री नाम दिया गया। बीच में आपको मिलता है मध्य हिमालय, फिर हिमाचल, ठीक है। फिर आपको मिलता है मध्य हिमालय, हिमाचल, फिर आपको लास्ट में सबसे इधर वाला जो हिमालय मिलता है वो है शिवालिक। तो हिमालय को भी 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। सबसे पहली वाली श्रृंखला का जो कि सबसे उत्तर में, उसको नाम दिया गया क्या, बृहद हिमालय, फिर हिमाद्री। फिर आपको मिलता है बीच में मध्य हिमालय, ठीक है, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। और तीसरा मिलता है शिवालिक, जो कि सबसे लास्ट में। अब इन तीनों की विशेषताओं को समझते हैं। तो जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है, जिसे हिमाचल या फिर हिमाद्री कहा जाता है, बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है, हिमाचल में बृहद हिमालय, हिमाद्री जो सबसे उत्तर में है। यहाँ पर आपको विश्व के सबसे ऊंचे शिखर देखने को मिलेंगे। अब जो ऊंचे शिखर है उसमें आपको माउंट एवरेस्ट वगैरह यहीं पर देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, K2 वगैरह यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं, कंचनजंगा वगैरह, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल, ठीक है। ये हिमाद्री के दक्षिण में, यानी कि आपको हिमाद्री मिलता है, बृहद हिमालय मिलता है, और हिमाद्री के दक्षिण में यानी कि यहाँ पर आपको बृहद हिमालय, एक मिनट, बृहद नहीं, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। लोकप्रिय पहाड़ियाँ यानी कि हिल स्टेशन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिल स्टेशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम शिवालिक की बात करें, ठीक है, शिवालिक के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, ठीक है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला, यहाँ पर भक्ति के स्थल काफी सारे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया। हिमालय को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में, बहुत बड़ा चैप्टर दिया गया, उसमें हिमालय है, सब कुछ दिया गया। यहाँ पर बेसिक बातें दी गई जो कि आप समझ लीजिएगा। इन चीज़ों को 9th में हम कम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। अब उत्तरी मैदान की अगर बात की जाए तो हिमालय के दक्षिण में आपको उत्तरी मैदान देखने को मिल जाएंगे,
ये हिमालय है, हिमालय की दत्तापूर्ति मैदान देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको उत्तर प्रदेश वगैरह है, ठीक है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने। जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं? तो ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, ठीक है, और नदी बेसन में निक्षेपित करी जाती है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा जब आपके यहाँ पर बाढ़ वगैरह आती है तो बाढ़ के टाइम पर जो पानी होता है वो अपने साथ में महीन में मिट्टी को बहाकर लाता है, और जब बाढ़ चली जाती है तो आप देखो वहाँ पर मिट्टी वो बनी रहती है, ठीक है। तो जो ये मैदान बने, पहले क्या था, उत्तर प्रदेश वगैरह जहाँ कहीं भी आप मैदान देखते हो वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, ऐसी ऐसी। क्लास 9 में इसके बारे में भी डिटेल में बात की गई है। तो हिमालय साइड से नदियां बहती हुई आईं, और जब नदियां बहती हुई आईं तो वो अपने साथ में अवसादों को लेकर के आईं, जलोढ़ निक्षेपों को लेकर के आईं, पर्वतों को काटती हुई आईं, और इन मैदानों के ऊपर से जब बहीं तो अपने साथ में लाए हुए जलोढ़ निक्षेप को यहाँ पर छोड़ती हुई चली गई, ठीक है। और इससे क्या हुआ, यहाँ भराव पड़ गया, और भराव पड़ने के बाद में ये मैदान बन गए। पहले ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन थी यहाँ पर। इस प्रकार से मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और नदियों की ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। हाँ, जहाँ कहीं भी नदियाँ होती हैं आप देखोगे वहाँ पर कृषि के लिए उपजाऊ भूमि होती है। जैसे कि आप देखोगे जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है वहाँ पर ज़मीन बहुत उपजाऊ रहती है। क्यों? क्योंकि नदियाँ अपने साथ में मिट्टी लेकर के आती हैं, जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती है, जो वहाँ पर छोड़ देती हैं, और वहाँ की जो मिट्टी है उसे ले जाकर कहीं और छोड़ देती हैं। तो ऐसे जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। मैंने आपसे कहा था ना उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक जनसंख्या है। क्यों है? क्योंकि वहां पर मैदानी इलाका ज्यादा है, वहां पर पर्वत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाका आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, किले देखने को मिल जाएंगे, बट पर्वत आपको कम देखने को मिलेंगे, पर्वत देखने को ही नहीं मिलेंगे, आई होप, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सहायक नदी यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों की बात की गई। तो सहायक नदी उसे कहते हैं, एक नदी या सहायता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है। सपोज दैट कि ये नदी बहती जा रही है, गंगा नदी, अब यहाँ से जमुना नदी आई, इसमें मिल गई, यहाँ से एक और नदी आई, इसमें मिल गई, यहाँ से आई एक नदी, इसमें मिल गई, यहाँ से एक नदी आई, इसमें मिल गई, एक नाला आया, इसमें मिल गया, ऐसे, ठीक है, एक नाला आया, ऐसे मिल गया, नदी आई, ठीक है। तो जितनी भी नदियाँ बाहर से आकर मिल रही हैं ये सभी नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है एक नदी या सरिता जो कि छोटी होती है कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे कहते हैं सहायक नदी, ठीक है। इसको याद रखना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, एक मिनट इसमें देखते हैं, यहाँ पर दिया गया, हाँ दिया गया, ये आपकी गंगा नदी इधर से आती है, ठीक है। और आप देखो गंगा नदी में अगर आप देखो तो एक नदी यहाँ से आकर इसमें यहाँ पर मिल रही है, यमुना नदी आकर यहाँ पर मिल रही है, चंबल नदी ऐसे आती है, इसमें जाकर मिल जाती है। इसके अलावा और भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि क्लास 9 में हम डिस्कस करेंगे। गंगा नदी को डिटेल में मैप बनाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो कि दोनों ही बांग्लादेश में जाकर के अंत में यहाँ पर अपना बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अच्छा, डेल्टा किसे कहा जाता है, कितने लोगों को पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब नदी पर्वतों से बहती हुई आती है तो नदी का रफ्तार बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इनका रफ्तार जो है धीरे धीरे कम होता जाता है। एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर इनका रफ्तार बहुत धीमा हो जाता है, और जब इनकी रफ्तार बहुत धीमी होती है तो ये वहाँ पर क्या करती हैं, अपने साथ में जो भी अवसाद लेकर के आते हैं, जो भी जलोढ़ निक्षेप लेकर के आती हैं, वो वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ने लगती हैं, ठीक है। और जहाँ पर छोड़ने लगती है वहाँ पर इनकी कई सारी धाराएँ निकल जाती हैं, ठीक है, कई सारी धाराएँ निकलती हैं। और जब भी कई सारी धाराएँ निकलती हैं और अपने साथ लाए हुए अवसादों को या फिर जलोढ़ निक्षेप को छोड़ती हैं तो वहाँ पर इन जलोढ़ निक्षेपों की या फिर अवसादों की ऊंचे दीवारें टाइप की बनने लगती हैं, ठीक है। और नदी कई सारी धाराओं में डिवाइड होकर के समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। नदी का मुहाना जो होता है वो समुद्र के पास ही होता है, अंत में सभी नदियों को जाकर के समुद्र में ही मिलना होता है, ठीक है। तो जहाँ पर समुद्र में जाकर नदी मिलती है वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है, और डेल्टा इसी को कहते हैं जब नदी बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है, और अपने मुहाने पर अपने अवसादों को या फिर अपने जलोढ़ निक्षेप को जो भी लेकर के आती हैं, ठीक है, उसे वहाँ पर जाए क्या है कि छोड़ के पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऊंची ऊंची दीवारें बन जाती हैं और दीवारों के बीच से पानी गुजरने लगता है, ठीक है। अभी आप कभी जाओगे तो आप देखना डेल्टा को, ठीक है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, आकृति इसकी त्रिभुजाकार याद रखना है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, ठीक है। नदी का मुहाना किसे कहते हैं, तो जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना।
अब भारतीय मरुस्थल की बात की जाए तो हम मैप में देख चुके कहाँ पर भारतीय मरुस्थल है, एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका भारतीय मरुस्थल है, और भारतीय मरुस्थल को मतलब इस इलाके से अलग करती है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और कई सारे वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जो मरुस्थल है अरावली श्रेणी की वजह से ही है। अरावली श्रेणी एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है जो काफ़ी ऊंची है, इधर साइड से जो बादल वगैरह जाते हैं उनको अरावली श्रेणी आगे बढ़ने ही नहीं देती, ठीक है। यहीं पर रोककर यहीं पर सारे पर्वत बरस जाते हैं, चूँकि बहुत ऊँची है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बादल नहीं जा पाते और यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। इसी वजह से यहाँ पर मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे तर्क दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, भारतीय मरुस्थल देखो, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे क्लास 9th में। भारतीय मरुस्थल आखिरकार मरुस्थल क्यों है, इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये मरुस्थल नहीं, महामरुस्थल है, काफ़ी बड़ा भाग है, ठीक है। और ये शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारों की। पठारी इलाका, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात की जाए तो ये वाला, ठीक है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ था उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और मुख्य रूप से पठार जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। आप देखो ये, ठीक है, इतने इलाके में पठार पाए जा रहे हैं मुख्य रूप से, ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पठार देखने मिलते हैं। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक कर दो, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि जब हम क्लास 9 की क्लासेस लाएं या इसका क्वेश्चन वाला वीडियो लाएं तो उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दे। और मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए लाइक कर देना, ठीक है। देखो, लगभग 1 घंटे की क्लास जा रही है तो लाइक जरूर किया करो। प्रायद्वीपीय पठारों की अगर बात की जाए तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। उत्तरी मैदान ऊपर और उसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जो हमने अभी आपको दिखा दिया। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचे आपको देखने मिलेगा। देखो, हमारे यहाँ पर जो पठार पाए गए हैं वो बिल्कुल सपाट नहीं है, ठीक है। पठार आमतौर पर क्या होते हैं, बिल्कुल सपाट इलाका होता है, मेज के समान, जैसे आपके यहाँ मेज होती है ऐसे देखने को मिलते हैं। बट हमारे यहाँ पर जो पठार हैं वो ऊंचे नीचे आपको देखने मिलेंगे ऐसे, ठीक है। ऊंचे नीचे पठार आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। अच्छा, कौन कौन सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं, तो इनमें उत्तर पश्चिम में आपको देखने को मिलेगी अरावली श्रृंखला, ठीक है, जो कि अभी हमने बात की थी, जो भारतीय मरुस्थल को पठारों से अलग करती है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला आपको देखने मिलेगी, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला भी है। इसके बाद में विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं आपको देखने मिलेगी। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के मिलती हैं। इस चीज़ को हम एक बार देख लेते हैं मैप में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने बात की थी अरावली श्रेणी की, तो अरावली श्रेणी आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है, अरावली श्रेणी, ठीक है, जो कि पर्वत ये पठारों में ही देखने को मिलती है। फिर आपको ये बिंद वाली श्रेणी देखने को मिलती है, ठीक है, ये बिंद वाली है, और ये आपको सतपुड़ा वाली देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहीं से आपको देखने मिलती है नर्मदा नदी निकलती है और ये तापी नदी निकलती है, ठीक है। केवल 2 ही ऐसी नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बाकी की ये देखो, गोदावरी नदी है जाकर के पूर्वी मतलब इधर बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में कृष्णा नदी ये है जो कि बंगाल खाड़ी में मिलती है। नीचे आपको एक नीलगिरी मिलती है नदी, जो भी जाकर के इधर तरफ गिरती है। ये आपको महानदी मिले जो कि इधर तरफ जाती है। चंबल की नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जाकर गंगा नदी में मिलती है। तो जितनी भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो सारी की सारी नदियाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किसी न किसी नदी का भाग होकर के ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। केवल 2 नदियाँ जो कि यहाँ पर भ्रंश है एक, ठीक है, यहाँ पर जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 9th में, ठीक है, नर्मदा और तापी नदी के बारे में। यहाँ पर सभी नदियों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर केवल 2 नदियाँ ऐसी हैं, भी इतना बस समझ लो, कि जो अरब सागर में पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिमी भाग में जाकर गिरती हैं। और यहाँ पर ये बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणी की वजह से, ठीक है। तो बिंद और सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पर है, एक ये आपको बिंद वाली देखने को मिल रही है, ये वाली सतपुड़ा, ठीक है, ये सतपुड़ा है, और ये आपको अरावली श्रृंखला देखने को मिल रही है। ये आपका पश्चिमी जो, तो एक मिनट, ये आपका पश्चिमी तटीय में देखने मिल रहा है, पश्चिमी तट है, ठीक है, तटीय मैदान है। और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान देखने को मिल रहा है, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। अच्छा, ये जो आपका ये पश्चिमी घाट भी है, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हैं तो भी आप समझने का प्रयास करो और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। हाँ, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, बिंद एवं सतपुड़ा की भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, अभी हमने देख लिया। इन पठारों के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और या सह्याद्री आप कह सकते हो। जो पठार आपको देखने को मिलता है, ये पठारी इलाका है पूरा का पूरा। पठार के पश्चिम में आपको पश्चिमी घाट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, पश्चिमी घाट। और इनके पूर्व में आपको पूर्वी घाट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूर्व में पूर्वी घाट, ये वाला पूर्वी घाट है, और ये वाला आपका पश्चिमी घाट।
घाट है, ठीक है, देखने मिलता है। पश्चिमी घाट एक समान है, ठीक है, और पूर्वी घाट आपको बीच बीच में टूटा हुआ देखने मिलता है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। एक बार हम जो असमान और समान की बात की गई है इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, ये आपका पूरा का पूरा पठारी इलाका है, ठीक है, पठारी इलाका है, ठीक है। इस पठार के पश्चिम साइड में अगर आप देखोगे इस साइड में, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है पश्चिमी घाट, ठीक है, ये आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट की तरफ चूंकि एक भी नदी नहीं बहती है, क्योंकि पश्चिमी घाट वाला एरिया जो ये ऊंचा है और ये वाला नीचा, ढलान ऐसी ऐसी बनती है, तो सारी नदियाँ इधर आकर के बहती हैं। इस वजह से जो ये वाला एरिया ये ऊँचा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर चूँकि एक भी नदियाँ नहीं बहती हैं, तो ये पूरा का पूरा जो घाट है ये कैसा एक समान है, टूटा फूटा नहीं। यहाँ पर आकर थोड़ा सा टूटता है, फिर ये आगे निकल जाता है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है नीलगिरी की, ठीक है। यहाँ पर कावेरी नदी है, नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो ये जो आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है एक समान है। जबकि अगर आप पूर्वी घाट देखोगे, यहाँ से कई नदियाँ बहती हैं, जैसे कि यहाँ देखो थोड़ा सा चला, ठीक है, फिर यहाँ से महानदी निकल गई जिसने यहाँ पर डेल्टा का निर्माण किया और इस घाट को तोड़ दिया। फिर थोड़ा सा और आते हैं तो देखो यहाँ पर घाट आया, फिर यहाँ से एक नदी निकल गई गोदावरी, इसने इस घाट को यहाँ पर तोड़ दिया। फिर थोड़ा सा और आगे घाट चला, फिर देखो यहाँ पर क्या है, कृष्णा नदी निकल गई, कृष्णा नदी ने फिर घाट को तोड़ दिया। कृष्णा नदी काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलती है तो यहाँ पर घाट टूटा। फिर आगे और बढ़े तो यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ से यहाँ तक घाट आया, ठीक है, ये घाट आया। घाट आने के बाद में यहाँ से निकल गई कावेरी नदी, ठीक है। तो यह है कि नदियों ने पूर्वी घाट को काट दिया, तो ये असमान है, बीच बीच में टूटा हुआ है। जबकि अगर आप पश्चिमी घाट को देखोगे तो ये एक समान है, ये टूटा नहीं है, ठीक है। यही बात कही जा रही है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो जो पठार है, पठार के पश्चिम में आपको पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री देखने को मिलता है, और पूर्व में पूर्वी घाट या फिर पूर्वी घाट देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट एक समान है, ठीक है, टूटा फूटा नहीं, क्योंकि यहाँ से नदियाँ नहीं गुजरती हैं। और पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। और घाटों में खनिजों की प्रचुरता है। अब तटीय मैदान की बात की जाए तो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में हमारा ये भारत हो गया, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, ठीक है, और पूर्वी घाट के पूर्व में आपको तटीय मैदान देखने को मिलता है। ये वाला तट से जुड़ा हुआ मैदान, ये तटीय मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान जो है काफ़ी संकरे हैं। संकरे क्यों हैं? क्योंकि मैदानों का निर्माण होता है नदियों के माध्यम से। कैसे? नदियों के द्वारा, ठीक है। अब चूंकि पश्चिम के साइड में नदियाँ कोई बहती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो तटीय मैदान देखने को मिलता है काफ़ी संकरा यानी कि पतला तटीय मैदान देखने को मिलता है। पूर्व की ओर अगर आप देखो तो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़े, क्योंकि यहाँ पर कई सारी नदियाँ बहती हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कई हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े और तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। अब हम बात करते हैं द्वीप समूह की। देखो, तटीय मैदान के बारे में क्लास 9 में डिटेल में बात की गई है। इस चैप्टर में बेसिक बातें दी गई, तो बेसिक ही अभी आप समझो। द्वीप समूह की बात की जाए तो भारत के पास में 2 द्वीप समूह हैं। एक आपको मिलता है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो कि अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित एक प्रबाल द्वीप है। प्रबाल द्वीप किसे कहते हैं भी हम यहाँ पर समझेंगे। दूसरा द्वीप आपको मिलता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। एक बार मैप में देख लेते हैं तो देखो भाई, हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो है ये वाला, ठीक है। भारत के ये आपका दक्षिणी इलाका है, ये आपका पूर्वी इलाका। तो दक्षिण पूर्वी इलाके में यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भारत के पश्चिमी इलाके में और पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में आपको मिलता है यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में है और ये वाला जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात की गई, जो आपका लक्षद्वीप है ये एक प्रबाल द्वीप है। प्रबाल द्वीप किसे कहते हैं? तो देखो, प्रबाल छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल होते। प्रबाल जो ये क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को प्रबाल कहा जाता है। इसे पॉलिप भी कहते हैं, ठीक है। इसे पॉलिप कहा जाता है। जो जंतु होते हैं छोटे छोटे, इनको पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। और प्रबाल जो है ये क्या है? छोटे छोटे इन जंतुओं के कंकाल हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं, जब भी कोई पॉलिप मरता है तो उसका जो कंकाल होता है वो बच जाता है। वो कंकाल तो बच ही जाएगा, शरीर उसका, ठीक है। अब क्या होता है, अन्य जो पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन्हीं कंकालों के ऊपर हो जाती है। जैसे कि एक पॉलिप आया, यहाँ पर मर गया, मरने के बाद में उसका कंकाल यहाँ पर गिर गया। अब जहाँ पर उसका कंकाल गिरेगा उन्हीं कंकालों के ऊपर और अधिक पॉलिपों की वृद्धि होगी और वो वहीं पर मरते जाएंगे तो उसके ऊपर कंकाल के ऊपर कंकाल का ढेर लगता चला जाएगा और इस प्रकार से ये काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है। ये ठोस कंकाल होते हैं, ठीक है। ये जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रबाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होती है, एक द्वीप का रूप ले लेते हैं, बहुत बड़ा भाग बन जाता है। इस तरह से ये पूरे के पूरे एक प्रबाल द्वीप के रूप में बन के तैयार हो जाते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।
मैंने 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लिया पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने में। देखो कोई भी टॉपिक अगर हमने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हो तो माफ़ करना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही डीपली कवर किया है। सबसे पहले बात किया था भारत के भौगोलिक विस्तार का, जिसमें भारत का क्षेत्रफल, भारत का लद्दाख से कन्याकुमारी तक विस्तार और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का विस्तार की बात की। फिर हमने भारत के स्थल रूपों की बात की, भारत की विभिन्नता की बात की, फिर हमने भारत की स्थिति की बात की, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं तो हमने सभी को एक्सप्लेन किया। फिर हमने भारत के पड़ोसी देशों की बात की जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा हम बाहर चले गए थे, बट कोई बात नहीं, हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पर बात की। फिर हमने बात की भारत के भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन में सबसे पहले हिमालय की बात की, फिर हमने उत्तरी मैदान की बात की, फिर हमने बात की भारतीय मरुस्थल की, फिर प्रायद्वीपीय पठार की, फिर तटीय मैदान की, और फिर हमने द्वीप समूह और फिर प्रवाल की बात की। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जिन लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों को नहीं आया कमेंट में बताइए क्या नहीं समझ में आया। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दृढ़ संकल्प 2.0 हमारे 2 चैनल हैं। 2.0 पर एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और दृढ़ संकल्प पर हमारी ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर एक तो हमने लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा दृढ़ संकल्प, ठीक है, DRIDSNKL पे आप ये सर्च कीजिएगा, ठीक है, ये वाला। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को एनसीईआरटी की कंप्लीट क्लासेस चाहिए, क्लास 6 से 12 तक हमारे चैनल पर क्लासेस कराई जा रही है बिल्कुल फ्री में। इनको ज्वाइन करने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी की प्लेलिस्ट दे दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्लासेस को कंप्लीटली देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ, एक मिनट, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, एक तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दे दी है, उसके माध्यम से आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तभी तक के लिए जय हिंद साथियों।